Hello students, I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter number 15 of standard 9, that is improvement in food resources. The topics that I am going to cover in this chapter are about cattle farming, quality of buffalo milk, breed improvement for higher production of milk and components of the feed, cattle feed. Animal husbandry. The branch of agriculture that deals with the feeding, caring, and breeding of domestic animals is called as animal husbandry. एक एग्रीकल्चर का ही ये ब्रांच है जिसमें जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उसको फीड करना, उसको खाना खिलाना, उसका अच्छे से ध्यान रखना, उनके ब्रीडिंग हैबिट्स को अच्छा करना, all these are included in the animal husbandry. And husbandry means to use resources carefully and without waste. और हस्बैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्स है, जो भी चीज़ें हमारे पास है, जो भी एनिमल्स हमारे पास है, उनका अच्छे से ध्यान रखना और कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट उनका वेस्ट ना होने देना. So animal farming or animal husbandry, it requires planning for domestic animal shelter, for their breeding places, for their health, disease control, and proper economic utilization. और हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स या जिसको हम लाइव स्टॉक्स भी कहते हैं, उसमें थोड़े ऐसे एनिमल्स को हम रेज करते हैं फॉर फार्म पर्पसेस, जैसे कि कैटल्स आ जाते हैं, काऊ, बुल, ऑक्स या बफेलो, याक, हॉर्सेस, एस, गोट, शीप, कैमल, ये सारे हमारे एनिमल हस्बेंड्री के एनिमल्स होते हैं. सो कैटल फार्मिंग. Cattle farming in India, cattle such as cows and buffaloes, they are next to land in use for farmers. Human beings domesticate these animals. Human beings हम इन सारे एनिमल्स को डोमेस्टिक करते हैं, हम इसको पालते हैं. क्यों हम पालते हैं? दूध के लिए, फॉर मिल्क, फॉर मीट, लेदर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब अलग 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 इनके यूजेस होते हैं. So cattle raising is done to fulfill the specific needs for the dairy, for the drought, or dual purposes or breeds. हमारे यहाँ it is adapted for wet areas and river beds of Kerala, Bengal, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. तो कैसे ब्रीड्स होने चाहिए? तो काऊ के ब्रीडिंग के बारे में पहले हम जान लेते हैं. सो काउस, दे आर क्लासिफाइड एज ड्राउट breeds. They are also classified as dairy breeds, or they are also classified as dual purpose breeds. ड्राउट मतलब जो खेती में काम आते हैं वो. डेयरी मतलब जो दूध के लिए हम जिनको पालते हैं वो, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए हम जिनको पालते हैं वो. और ड्यूअल पर्पस मतलब दोनों के लिए. सो ड्राउट ब्रीड्स, उनका जो मीट होता है वो टफ होता है और ये जो सारे एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही कम दूध देते हैं. तो ये सारे जो एनिमल्स है, जो ड्राउट एनिमल्स है, जो ड्राउट ब्रीड्स है, उनको हम यूज़ करते हैं एज बीस्ट ऑफ बर्डन्स इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. एज बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब हम उनको टिलिंग के लिए यूज़ करते हैं, इरिगेशन पर्पसेस के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, कार्टिंग मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम उनको यूज़ करते हैं. मतलब अलग अलग तरीके से हम ड्राउट ब्रीड एनिमल्स को यूज़ करते हैं. तो ये डेयरी ब्रीड्स कौन सी होती है?
डेयरी ब्रीड्स जो होते हैं एनिमल्स के, जो अगर स्पेशली हम काउस की बात करें तो दे हैव लार्ज डाइजेस्टिव सिस्टम, और large digestive system because as much as possible of the food they consume must be turned into milk. जो भी वो कंज्यूम करते हैं वो दूध में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स, एंड दीज ब्रीड्स प्रोवाइड मिल्क, दूध भी देते हैं. ड्यूअल मतलब दोनों पर्पसेस के लिए. दोनों पर्पसेस का मतलब क्या होता है? दूध देने के लिए भी काम आते हैं, फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी काम आते हैं, और ये काम आते हैं इन द फार्म ऑल्सो. तो इसको हम ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स कहते हैं. और हमारे इंडिया में ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स होते हैं वो ज़्यादातर फार्मर्स यूज़ करते हैं. क्यों? बिकॉज इन दीज ब्रीड्स द काउस आर फेयरली गुड मिल्क यील्डर्स, एंड बुलक्स होते हैं और दे आर गुड फॉर ड्राउट वर्क. एंड दीज मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, उनको हम मिल्च एनिमल्स कहते हैं. मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड एज मिल्च एनिमल्स और डेयरी एनिमल्स. जैसे कि काव आ जाता है, गोट आता है, बफेलो, कैमल, याक, ये सारे आ जाते हैं इसमें. और अगर हम बात करें कि बफेलोस और कैटल प्रोडक्शन ये भी होता है. इट इज़ डन फॉर मिल्क, फॉर लेबर वर्क, and for dual purposes works also. Therefore, buffalo and cattle production is done for milk, draft means labor work, and dual purposes means because for both milk and draft purposes. तो हमारे यहाँ कॉमन जो बफेलो के ब्रीड्स है वो कौन कौन से हैं? तो बफेलो के ब्रीड्स में आ जाते हैं, मुर्रा आ जाता है, मेसाना आ जाता है, सूरती आता है. तो ये अलग अलग टाइप के बफेलो के ब्रीड्स है. तो हमारे इंडिजीनियस काउस के ब्रीड्स कौन कौन से हैं? तो वो हमारे 3 टाइप के हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर. एक तो रेड सिंधी होता है, एक सहीवाल होता है, और एक गिर होता है. रेड सिंधी जो है वो गाय है, दैट दिस काउ इज मीडियम इन साइज और रेड इन कलर. और इसमें शायद आप थोड़े डार्क या लाइट कलर के रेड शेड्स आप देख सकते हो, राइट. और ये सहीवाल जो है ये भी एक काउ की बहुत ही अच्छी ब्रीड आती है, डेयरी काउ की. एंड दिस एनिमल इज लार्ज ऑफ हेवियर बिल्ड, थोड़ा हेवी जैसा ये दिखता है, थोड़ा हेवी होता है, थोड़ा बॉडी में होता है. गिर, एंड गिर नाम से ही पता चलता है आपको कि ये शायद गिर फॉरेस्ट के आजू बाजू के एरिया से ये पाया जाता है. एंड दिस काउ इज़ मीडियम इन साइज, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं. इट मीन्स इट इज़ मीडियम इन साइज एंड इट इज़ फेयरली गुड मिल्क यील्डर. तो बफेलो के ब्रीड्स देख लेते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे बफेलो के ब्रीड्स भी मिलते हैं जो हमको ज़्यादा मिल्क देते हैं. तो उसमें पहला आ जाता है एज मुर्रा. मुर्रा है, इट इज़ द ओरिजिनल ब्रीड ऑफ हरियाणा एंड पंजाब. और ये जो ब्रीड है उनका बॉडी थोड़ा हट्टा कट्टा होता है, थोड़ा शॉर्ट होते हैं. उनके जो सींग होते हैं, उनके जो हॉर्न्स होते हैं, दे आर कर्व्ड. और उनका लैक्टेशन पीरियड होता है, वो एक्चुअली 1800 से 2500 लीटर्स तक का उसमें फैट कंटेंट होता है. फिर आता है हमारा मेसाना. तो मेसाना ये नाम से ही पता चलता है, इट इज़ ऑफ गुजरात, मीन्स स्पेशली फ्रॉम वडोदरा एंड मेसाना डिस्ट्रिक्ट. ये क्रॉस इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन मुर्रा एंड सूरती. मुर्रा और सूरती का क्रॉस करते हैं तो हमको मेसाना बफेलो हमको मिलता है. ये थोड़ा ब्लैक और ग्रे कलर का होता है और इनका मिल्क प्रोडक्शन नियरली 1200 to 25 लीटर्स 2500 लीटर्स ऑफ मिल्क ये देता है.
फिर आता है हमारा सूरती। तो दिस ब्रीड ऑफ बफेलो इज नेटिव ऑफ कैरा एंड वडोदरा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात का। ये ब्लैक या ब्राउन कलर के होते हैं। इनके हॉर्न्स होते हैं वो सिकल शेप के या कर्व शेप के होते हैं। और ये जो बफेलो है वो नियरली 1600 से 1800 तक लीटर्स तक का दूध हमको देता है, राइट। सो द क्वालिटी ऑफ बफेलो मिल्क। तो बफेलो मिल्क की क्वालिटी क्या है? बफेलो इज पोटेंशियली द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एनिमल। तो it is an exceptional long production life of about 20 years तक ये हमको दूध दे सकता है। और इसका जो दूध होता है it is richer in fat, it is richer in ट्रोकोपोरॉल। ट्रोकोपोरॉल का मतलब होता है विटामिन ई, इसमें ज़्यादा होता है। प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है। ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स से जो काऊ बफेलो के दूध में होते हैं वो होते हैं। और बिसाइड्स इट कंटेन्स लो सोडियम, पोटेशियम और कोलेस्ट्रॉल। सो बफेलो मिल्क इट इज़ आइडियल फॉर मेकिंग मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि हम रबड़ी बनाते हैं, दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, ये सारी इसमें से बहुत अच्छे बनते हैं। एंड मिल्क in comparison of other food products from animals such as egg और meat, इसके कंपैरिजन में ये हमारा बफेलो का दूध होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इट contains proteins, fats, minerals, vitamins such as A और D, मतलब बहुत कुछ बफेलो के मिल्क में होता है। We have the milk production. Milk production of milching animals depends upon their lactation period. उनके lactation period पर depend करता है। Period of milk production between the birth of the young one and the next pregnancy, इसको हम कहते हैं as lactation। बच्चे के जन्म के बाद और दूसरे प्रेगनेंसी रहने तक उस पीरियड को हम कहते हैं एज लैक्टेशन। तो लैक्टेशन पीरियड्स में ये ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इनका, मिल्चिंग एनिमल्स का, जो दूध देते हैं वो सारे एनिमल्स का। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। अगर लैक्टेशन पीरियड उनका इंक्रीज कर देते हैं तो इनका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाता है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए एक टेक्निक हम यूज़ करते हैं, जिस टेक्निक का नाम हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। तो इसके थोड़े कैरेक्टर्स होते हैं कि किस तरह से हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। तो कैरेक्टर्स चोजन फॉर ब्रीडिंग तो कौन कौन से हैं? टॉलरेंस टू इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से वो टॉलरेट करने चाहिए। लैक्टेशन पीरियड उनका अच्छा होना चाहिए। हाई यील्ड ऑफ प्रोड्यूस, दूध या जो भी वो देते हैं वो हाई यील्ड का होना चाहिए। रेजिस्टेंस टू डिजीज़, यानी डिजीज़ उनको नहीं होनी चाहिए। मीन्स प्रॉपर एज ऑफ रिप्रोडक्शन उनका होना चाहिए। अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए उनकी, और जनरल अपीयरेंस तो अच्छा होना ही चाहिए। So here methods of breedings, तो कौन कौन से मेथड से ब्रीडिंग हो सकता है? मीन्स दे इफ वी कंसिडर देर आर टू मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग। वन इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ब्रीडिंग, द सेकेंड इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ब्रीडिंग। सो इन नेचुरल मेथड ऑफ ब्रीडिंग इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग। इट टेक्स प्लेस बाय क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द देसी एंड द बुल। जो देसी बफेलो होता है और बुल के बीच में जो क्रॉस किया जाता है। एंड द बुल ऑफ हाई यील्डिंग, जो बुल होता है उसका हाई यील्डिंग होना चाहिए। एक्सोटिक ब्रीड बाय नेचुरल फिजिकल मेटिंग प्रोसेस, इसको हम कहते हैं ड्यूरिंग द हीट पीरियड। हीट पीरियड मतलब फर्टिलिटी पीरियड, उनका फर्टिलाइजेशन जब होता है तब।
तब इनका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ये तो नेचुरल मेथड हुआ हमारा। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ब्रीडिंग में भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं, ये साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड होता है तो उसको हम आर्टिफिशियल मेथड भी कहते हैं। सो इन दिस प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग द सीमन, the process of injecting the semen obtained from desired male bull of high yielding milk breed, जो बुल होता है जिसका दूध का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है, उसका सीमन निकाल कर बाद में जो फीमेल होता है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डाला जाता है ड्यूरिंग द हीट पीरियड, और बाद में जो ब्रीड मिलता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। तो इस मेथड को हम कहते हैं एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट। अभी नेक्स्ट, सो फार्म मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट प्रैक्टिसेस या फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, स्टूडेंट्स in a farmhouse, the requirement of proper cleaning and shelter for the cows and buffaloes is the must. Cleaning तो उनका भी होना चाहिए। फार्म मैनेजमेंट करते हैं तो उनको गंदी जगह पर तो हम रख नहीं सकते, सो उनको अच्छा एक क्लीनिंग पर्पस होता है, उसको क्लीन किया जाता है, उनको उनके शेल्टर को क्लीन किया जाता है। इट इज़ द मस्ट। क्लीनिंग क्यों किया जाता है? फॉर 2 रीजंस। कौन से 2 रीजंस है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क, ताकि उनसे जो मिल्क आए वो बहुत ही अच्छा आए, और सेकंड है फॉर द हेल्थ ऑफ द एनिमल। क्लीन होगा तो हेल्थ भी उनका अच्छा रहेगा। तो ये 2 पर्पसेस के लिए हम उनको क्लीन करते हैं। क्लीनिंग के साथ साथ हम उनको खाना भी अच्छा देते हैं, और जो खाना हम एनिमल्स को देते हैं दैट इज कॉल्ड एज फीड। द फूड ईटन बाय एनिमल्स, इट इज कॉल्ड एज फीड। सो फीडिंग ऑफ एनिमल्स मीन्स टू प्रोवाइड फूड टू द एनिमल्स, एंड द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स। जो फूड प्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के होते हैं? तो एक है हमारा मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? द फूड इज रिक्वायर्ड बाय द एनिमल टू सपोर्ट इट टू परफॉर्म द बेसिक फंक्शंस ऑफ द लाइफ। बेसिक फंक्शंस करने के लिए जो भी खाने की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं एज मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। और दूसरा है हमारा मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? द टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड में उनको अच्छा खाना दिया जाता है। मेंटेनेंस पार्ट ऑफ द रेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी वेट, while milk production part is dependent upon the level and composition of the milk. तो मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट के लिए उनको बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना दिया जाता है। तो उसके बेसिस पर द एनिमल फीड्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप्स के हैं? तो पहला टाइप है हमारा रफेज, और दूसरा टाइप है हमारा कॉन्सेंट्रेट। रफेज का मतलब क्या होता है? रफेज का मतलब जो ग्रीन फॉडर होता है या स्ट्रॉस हम सीरियल्स के देते हैं, लेग्यूम्स उनको जो देते हैं जैसे काउपी देते हैं, ये सारे आते हैं, वो सारे रफेज में आते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट में कौन कौन से आते हैं? कॉन्सेंट्रेट में वो सारे खाने आते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स ये ज़्यादा हो, वैसे सारे न्यूट्रिशन वाले खाने उनको दिए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? तो कॉन्सेंट्रेट वाले खाने में आ जाता है कॉटन सीड्स देते हैं, ऑयल सीड्स देते हैं, मेज ग्रेन्स देते हैं, ओट्स, बार्ले, जोवार, बाजरा, ग्राम, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हम देते हैं उनको। इसके अलावा वीट दे सकते हैं, ग्राम हस्क दे सकते हैं, ऑयल सीड केक्स देते हैं, ये सारे हम देते हैं उनको, राइट। सो ये 2 टाइप्स है हमारे। सो द डेयरी कैटल इज गिवन अ बैलेंस्ड रेशन।
जिसमें न्यूट्रिशन का प्रोपोर्शन भी अच्छा हो। और ये जो न्यूट्रिशन का प्रोपोर्शन मीन्स रेशन जो हम इसको कहते हैं, इज द अमाउंट ऑफ फूड विच इज गिवन टू द एनिमल ड्यूरिंग 24 आवर पीरियड। 24 घंटे में उनको क्या क्या दे सकते हैं, तो 24 घंटे में हम क्या देंगे इन अ डे, हम उनको देते हैं एज ग्रीन फॉडर एंड ड्राई ग्रासेस देते हैं जो 15 से 20 किलो का होता है। ग्रीन मिक्सचर देते हैं जो 4 से 5 किलो, इसके साथ साथ पानी हम देते हैं उनको जो 30 से 35 लीटर्स तक के होते हैं। इसके अलावा डेयरी जो एनिमल्स होते हैं उनको थोड़े एडिटिव फीड्स भी चाहिए, तो उसके लिए हम उनको एंटीबायोटिक्स, मिनरल्स और हार्मोन्स भी देते हैं ताकि उनका जो खाना है उनके हिसाब से ग्रोथ अच्छे से हो, दूध अच्छा सा मिले और उनको अलग अलग डिजीज़ से भी बचाए। And a poor quality of food directly affects the yield in the cows and the buffaloes. अगर क्वालिटी खाने की अच्छी नहीं होगी तो दूध का प्रोडक्शन भी कम होता है। डिजीजेस ऑफ कैटल्स में डिजीजेस होते हैं, जो हमारे बफेलोस है उसमें डिजीजेस भी हो सकते हैं। तो डिजीजेस ऑफ डेयरी एनिमल्स, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एक तो पैरासिटिक डिजीज़ होता है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है। पैरासिटिक डिजीज़ेस मतलब जो कैटल के दोनों बाहर के साइड और अंदर के साइड भी होते हैं। जैसे बाहर के साइड बोले तो फ्लियास, लाइस जो ब्लड सक करते हैं, टिक्स होता है, माइट्स होते हैं, ये सारे हम देख सकते हैं जिसकी वजह से उनको स्किन डिजीज़ हो सकती है। बफेलो लीच होता है जो बफेलो का ब्लड सक करता है और जिसकी वजह से उनको अनीमिया का प्रॉब्लम हो जाता है उनको। तो उनके अंदर, बॉडी के अंदर भी थोड़े ऐसे वर्म्स हो जाते हैं जो उनके स्टमक को नुकसान करते हैं। तो दीज आर ऑल पैरासिटिक डिजीज़ेस। तो दूसरा है हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ में वो सारे डिजीज़ आ जाते हैं जो वायरस और बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं। तो ये सारे होते हैं हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़। तो फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन से होते हैं? तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ आर दोज डिजीज़ेस, नॉन इन्फेक्शियस वो सारे डिजीज़ेस होते हैं जो नॉर्मली कॉज होते हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन की वजह से ही नहीं, मगर उनका खाने पीने में प्रॉब्लम हो जाए या खाना पीना अच्छे से ना मिले तो उनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। And thus we end up the chapter lecture over here. We'll continue in the next lecture, but these questions you are going to write in your notebooks and keep it ready.